हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के सोशल स्टडी का मॉडल टेस्ट पेपर, जो कि है टर्म 2 का और जिसे पीएससीबी ने रिलीज किया है। ठीक है, ये जो पेपर जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो आपका पेपर जो है वो कुछ इस तरीके का आएगा, जिसमें कि आपको टाइमिंग जो है वो 2.5 घंटे की दी जाएगी। ठीक है, और ये पेपर जो है वो आपका 40 मार्क्स का होगा। सेक्शन ए में जो क्वेश्चन दिए गए हैं आपको, उसमें आंसर आपने 1 वर्ड या फिर 1 सेंटेंस में करना है। ठीक है, और हर क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क का है, तो टोटल 6 क्वेश्चन है, तो वो 6 मार्क का होगा। ठीक है, सेक्शन बी जो है उसके अंदर आपको 25 to 30 वर्ड्स में आंसर करने हैं। हर क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स के दिए जाएंगे, कोई ऑप्शन नहीं है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो ये आपका टोटल जो है वो 10 मार्क्स का हो जाएगा। सेक्शन सी जो है, इसमें आपने सिर्फ 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, और आंसर आपने 80 to 100 वर्ड्स में देना है, और हर क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क का है, तो टोटल जो है वो 16 मार्क का सेक्शन सी है आपका। सेक्शन डी जो है वो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि आपके बुक से कोई भी पैराग्राफ उठा लिया जाएगा, आंसर उसी के अंदर होगा, उसके उसी पैराग्राफ में से आपने आंसर फाइंड आउट करना है और आंसर जो है वो देने हैं। आपको 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और 3 क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और ये टोटल 3 मार्क्स का होगा। ठीक है, सेक्शन ई मैप पॉइंटिंग है। इसमें आपको जो है वो 8 चीजें जो है वो पूछी गई है मैप में, और इसमें से कोई भी आपने 5 चीजें जो है वो इंडिया के मैप पर जो है वो पॉइंट आउट करना है। तो मैप पॉइंटिंग जो है वो भी आपके 5 मार्क्स की आएगी। तो आइए अब इसके सॉल्यूशन देख लेते हैं। सेक्शन ए, विच कैनाल ऑफ पंजाब प्रोवाइड्स वाटर टू हरियाणा, यानी कि पंजाब का कौन सा कैनाल है जो कि हरियाणा को पानी जो है वो देता है, तो घग्गर। ठीक है, व्हाट इज मेंट बाय फीमेल फोर्टिसाइड, फीमेल फोर्टिसाइड का क्या मतलब होता है? फीमेल फोर्टिसाइड रेफर्स टू अबॉर्टिंग द फीमेल फीटस इन द मदर्स वॉर्म। तो फीमेल फोर्टिसाइड का मतलब होता है कि फीमेल को जन्म होने से पहले ही उसकी माँ की कोख में मार देना। ठीक है, एक्सप्लेन द नीड फॉर फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी की क्या जरूरत होती है? देयर इज अ नीड फॉर फूड सिक्योरिटी ड्यू टू कॉन्टिन्यूस एंड रैपिड ग्रोथ इन पॉपुलेशन। अब क्या है, पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है। ठीक है, तो काफी कॉन्टिन्यूसली बढ़ रही है, तो इसकी वजह से हमें फूड सिक्योरिटी की जरूरत है, ताकि हम जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है उनको भी खाना जो है वो खिला सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लेड द बोल्शविक ग्रुप इन रशिया ड्यूरिंग द रशियन रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन के टाइम में जो बोल्शविक ग्रुप है वो किसने जो है वो लीड किया था? तो लेनिन जो है उन्होंने किया था ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट वाज यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स टू कवर देयर बॉडीज इन द प्रिमिटिव एज। तो प्रिमिटिव एज का मतलब होता है आदिम युग। ठीक है, तो पुराने टाइम में कह सकते हो, या जब इंसान जो है वो जंगली था, तो उस टाइम पे वो अपने बॉडी को किस तरीके से कवर करता था? ही बिगेन टू यूज लीव्स ऑफ द ट्री, तो उसने पेड़ों की पत्तियां जो है उससे अपने आप को कवर करता था, या ट्री के जो बार्क होते हैं यानी कि उसकी जो छाल है उससे अपने आप को कवर करता था, या फिर एनिमल स्किन से। ठीक है, इन इंडिया विच फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट हैज बीन अडॉप्टेड इन सेंटर एंड स्टेट। तो सेंट्रल लेवल पर और स्टेट लेवल पर किस तरीके की गवर्नमेंट जो है वो इंडिया में अडॉप्ट की गई है? तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो अडॉप्ट की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्शन बी, shows name any 4 shows। तो कांडी एरिया ऑफ पंजाब इज फुल ऑफ सीजनल स्ट्रीम और चैनल्स कॉल्ड शोज। तो जो कांडी एरिया है पंजाब का, उसमें सीजनल स्ट्रीम यानी कि मौसम के अकॉर्डिंग, ठीक है, बरसात वगैरह होता है तो वहां पे जो सीजनल स्ट्रीम है, झरने हैं, वो बहना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ये जो चैनल है, ये जो शोज है, कातरधर या फिर 16 सिंगी हिल से जो है वो ओरिजिनेट होता है, यानी कि स्टार्ट होते हैं। दीज शोज आर फुल ऑफ वाटर ड्यूरिंग रेनी सीजन। तो बरसात के टाइम में ये जो शोज हैं ये पूरे तरीके से पानी से फुल होते हैं। तो 4 शोज के नाम बोले हैं आपसे, तो बालाचौर शोज, ठीक है, घर शंकर चोज, नरेला चो, मैली चो, ठीक है, बाहुबल चो, आप इसमें से कोई भी 4 नाम जो है वो दे सकते हैं, आर सम ऑफ द मेजर शोज। व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम? तो आप पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से क्या समझते हैं? द फूड प्रोड्यूस्ड बाय द एफसीआई इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू गवर्नमेंट रेगुलेटेड राशन शॉप्स अमंग द पुअरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो जो फूड प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, एफसीआई के थ्रू, उसको जो है वो सरकार क्या करती है, राशन शॉप्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर देती है गरीब लोगों में।
दिस इज कॉल्ड द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और इसको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहा जाता है। राशन शॉप्स आर नाउ प्रेजेंट इन मोस्ट लोकेलिटीज, विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज। तो आज के टाइम में राशन शॉप जो है वो हर मोहल्ले, गली, गांव सब में है, ठीक है। राशन शॉप को जो है वो फेयर प्राइस शॉप भी कहा जाता है। राइट अ नोट ऑन मेंशविक्स एंड बोल्शविक्स। तो बोल्शविक्स क्या होता है कि द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी वो एस्टैब्लिश इन 1889 एडी। तो जो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी था वो 1889 में जो है एस्टैब्लिश यानी कि उसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। बिकॉज ऑफ डिस्प्यूट्स दिस पार्टी डिवाइड्स इनटू टू ग्रुप। अब डिस्प्यूट्स यानी कि उनमें विवाद हो गया था, ठीक है, जिसकी वजह से ये पार्टी जो है ये दो ग्रुप में डिवाइड हो गई थी। द मेजोरिटी ग्रुप वाज कॉल्ड बोल्शविक। तो जो बड़ा ग्रुप था उनको बोल्शविक कहा जाता था। दे वर इन फेवर ऑफ इंडस्ट्रियल लेबर्स। तो ये जो है वो जो इंडस्ट्री में काम करने वाले लेबर्स थे उनको सपोर्ट करते थे, उनके फेवर में काम करते थे। लेनिन वॉज द लीडर ऑफ दिस ग्रुप, और जो लेनिन थे वो इस ग्रुप के लीडर थे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं मेंशविक्स के बारे में। तो जो दूसरा ग्रुप था रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का वो था मेंशविक। दे वर इन माइनॉरिटी and were more liberal and formed of a party of that type that existed in France and Germany। तो इसमें कम लोग थे, ठीक है, और ये जो है वो लिबरल पार्टी थी यानी उदारवादी पार्टी थी, और इसमें जो है ये जिस तरीके से फ्रांस और जर्मनी में जो पार्टी बनी थी उसी तरीके की एक पार्टी थी। दे वांटेड पार्टिसिपेशन इन द पार्लियामेंट्री इलेक्शन। ये पार्लियामेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते थे। इनके जो लीडर थे वो थे ट्रॉट्स्काई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज सिल्क क्लोथ प्रिपेयर्ड। सिल्क के जो कपड़े हैं वो किस तरीके से बनाए जाते हैं। सिल्क क्लोथ इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम सिल्क वर्म। तो सिल्क क्लोथ जो है वो सिल्क वर्म से बनता है, ठीक है। सिल्क वर्म प्रिपेयर्स अ कुकून अराउंड इट फॉर इट सिक्योरिटी विच इज मेड ऑफ इट सलाइवा। तो सिल्क वर्म क्या करता है अपने आसपास जो है वो कुकून बना देता है, ठीक है, रेशे से जो है वो छोड़ देता है अपनी सिक्योरिटी के लिए, और ये जो है ये जो कुकून होता है वो अपनी सलाइवा से बनाता है। फ्रॉम दिस कुकून द सिल्क थ्रेड इज मेड। तो इसी कुकून से जो है वो सिल्क के धागे बनते हैं। नेक्स्ट है राइट अ नोट ऑन पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, जो जुडिशियल रिव्यू करता है उसकी पावर के ऊपर जो है उसकी जो शक्ति है उसके ऊपर आपने एक नोट लिखना है। तो वो होता क्या है वो देख लेते हैं। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू मीन्स टू सिट ऑन जजमेंट ओवर द ऑर्डर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड लॉ ऑफ द लेजिस्लेचर फॉर देयर कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। तो जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक समीक्षा जो है उसकी शक्ति का क्या मतलब होता है कि जो कार्यपालिका है, ठीक है, उसके जो आदेश हैं और जो विधानमंडल है उसके कानूनों पर जो उनकी संवैधानिक वैधता के निर्णय लेते हैं, ठीक, उस पर बैठक करना है, ठीक है। इफ एनी ऑर्डर पास्ड बाय द एग्जीक्यूटिव एंड अ लॉ पास्ड बाय अ लेजिस्लेचर वायोलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन और इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन, द सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर सच एन ऑर्डर और लॉ नल एंड वॉइड। तो यदि मतलब कि अगर इस तरीके का कानून जो है वो पारित किया गया है, ठीक है, कि जो कार्यपालिका है वो इस तरीके का कोई कानून जो है वो पारित कर देती है या कोई आदेश दे देती है और विधायिका द्वारा पारित कानून जो है वो संविधान का उल्लंघन करते हैं, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि वो हमारे संविधान के अनुसार नहीं है, उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो जो सर्वोच्च न्यायालय है वो इस तरीके के आदेश को या कानून को जो है वो शून्य यानी कि जो है वो अनलॉफुल जो है वो बता सकती है और उसे जो है वो मतलब हटवा सकती है। The power of judicial review ensures that center and state government should work in their jurisdiction and should protect the fundamental right of the citizen। तो जो जुडिशियल रिव्यू है यानी कि जो न्यायिक समीक्षा है वो ये इंश्योर करती है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपने लेवल पे कानून बनाए और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सिर्फ अपने ही लेवल पे कानून बनाए, एक दूसरे की जो है वो कह सकते हो कि पावर को जो है वो अपने अंदर जो है वो कंट्रोल जो है वो ना करें, ठीक है। और जो लोग जो सिटीजन है उसके जो फंडामेंटल राइट्स है यानी जो मौलिक अधिकार है उनकी वो रक्षा करें। नेक्स्ट है सेक्शन सी जिसमें कि आपने 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। नेचुरल वेजिटेशन जो है उसको सोसाइटी का लंग्स बोला जाता है, ठीक है, तो ऐसा क्यों बोला जाता है। तो नेचुरल वेजिटेशन होता क्या है, जो प्राकृतिक वनस्पति होती है, ठीक है, जो पेड़ पौधे वगैरह हैं उसको जो है वो लंग्स कहा जाता है ह्यूमन सोसाइटी का। इट हेल्प्स अस इन मेनी वेज, क्योंकि ये हमें बहुत तरीके से हमारी हेल्प करता है। तो इस तरीके की जो ब्लेसिंग्स हैं, ठीक है, ये जो मतलब कि नेचुरल वेजिटेशन जो हमें आशीर्वाद देता है, ठीक है, ये हमें जो जो चीजें प्रोवाइड करता है वो कुछ इस तरीके से है। फॉरेस्ट कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन विच इज मैंडेटरी फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन सर्वाइवल। तो जो फॉरेस्ट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको कंज्यूम कर लेता है, खत्म करता है, ठीक है,
और हमें जो है वो ऑक्सीजन जो है वो देता है, जो कि किसी भी एनिमल या ह्यूमन के लिए जो है वो सरवाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए जरूरी है। फॉरेस्ट जो है एनिमल्स को अट्रैक्ट करता है और उनकी जो हैबिटेट है और उनको रहने की जगह और फूड जो है वो प्रोवाइड कराता है। फॉरेस्ट जो है वो सनशाइन को कंट्रोल करता है, ठीक है, साउंड पॉल्यूशन, जो नॉइस पॉल्यूशन है उसको भी कंट्रोल करता है, और जो विंड की स्पीड होती है उसको भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियोस जो है वो पसंद आती है या हमारी वीडियो आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है तो चैनल को जो है वो अभी सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए चैप्टर जो है वो कंटिन्यू करते हैं। तो जो फॉरेस्ट है वो हमें काफी सारी दवाइयों के प्लांट देता है, इसके अलावा वो हमें काफी सारी मेडिसिन के पर्पज से जो है वो हमें कह सकते हैं वैल्यूएबल मेडिसिन देता है, ताकि साइंटिस्ट जो है वो उस पर रिसर्च कर सके, ठीक है। फॉरेस्ट जो है वो हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे वातावरण को जो है वो सुंदर बनाता है, हेल्दी बनाता है। इसके अलावा फॉरेस्ट जो है वो सॉइल इरोजन यानी कि मिट्टी के बहाव को रोकता है और बारिश लाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द 3 मेन कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। भारत में गरीबी का 3 मुख्य कारण जो है वो कौन कौन से है। तो लो इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, यहाँ पे जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो अर्थव्यवस्था की ग्रोथ है वो काफी ज्यादा कम है। इंडिया वॉज अंडर द ब्रिटिश रूल फॉर मोर देन 100 years। तो इंडिया जो है वो 100 सालों से भी ज्यादा जो है वो ब्रिटिशर्स का गुलाम रहा है। जो ब्रिटिश की पॉलिसीज थी, ठीक है, अंग्रेजों की जो पॉलिसीज थी वो ट्रेडिशनल टेक्सटाइल इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री, जो कॉटेज इंडस्ट्रीज है, इन सबको इंडिया में उसने फ्लरिश नहीं होने दिया, ठीक है, उसको डिस्करेज करता था, प्रोत्साहित नहीं करता था। जिसका रिजल्ट क्या हुआ, लेस जॉब अपॉर्चुनिटी, कम जो है वो रोजगार के अवसर थे, ग्रोथ रेट काफी ज्यादा कम थी। तो इन सब कारणों की वजह से जो पॉवर्टी रेट है वो कम नहीं हो पाई। दूसरा पॉइंट है इसका, हैवी पॉपुलेशन प्रेशर। तो पॉपुलेशन जो है वो जिस तरह से तेजी से बढ़ रही है उसका प्रेशर जो है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। पॉपुलेशन हैज बीन राइजिंग इन इंडिया एट अ रैपिड पेस, काफी स्पीड से बढ़ रही है पॉपुलेशन। हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन एड्स टू डिपेंडेंसी बर्डन इम्प्लाइंग मच ग्रेटर पॉवर्टी देन बिफोर। तो पॉपुलेशन बढ़ रही है जिसकी वजह से जो है वो जो रिसोर्सेज है उसके ऊपर दबाव बढ़ रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से पॉवर्टी जो है वो पहले से भी ज्यादा होती जा रही है। थर्ड पॉइंट है अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी, ठीक है। तो पॉपुलेशन जिस स्पीड से बढ़ रही है, अ सिचुएशन ऑफ क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट हैज डेवलप्ड। तो जो है वो बेरोजगारी जो है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। In urban areas, educated unemployment prevails, whereas in rural areas, disguised unemployment in agriculture prevails. तो क्या होता है कि अर्बन एरियाज में पढ़े लिखे लोग जो है वो बेरोजगार मिल सकते हैं, ठीक है, पाए जाते हैं, जबकि रूरल एरियाज में यानी कि जो पिंड वगैरह है, गांव है, वहां पर जो है वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है, खासकर एग्रीकल्चर फील्ड में। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होता है, जैसे कि मान लो कि एक खेत में, ठीक है, एक इंसान काम कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, मान के चलो कि 1 टन जो है वो खाना जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अब वहीं पर जो है वो 2 मेंबर काम करने लगे, उसी फैमिली के जो है वो 2 मेंबर काम करने लगे, तो भी वो 1 ही टन प्रोड्यूस जो है वो कर रहे हैं। तो इससे क्या फर्क होगा, तो प्रोडक्शन में तो कोई फर्क नहीं हुआ और लोगों को दिख भी रहा है कि वो काम पर हैं, ठीक है। तो इसको हम जो है वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो पॉवर्टी इज जस्ट द रिफ्लेक्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो पॉवर्टी जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट का जो है वो रिफ्लेक्शन है, उसी की झलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफरेंशिएट बिटवीन रिलेटिव पॉवर्टी एंड एब्सोल्यूट पॉवर्टी। तो जो रिलेटिव पॉवर्टी होता है नेशनल इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग जो है वो कैलकुलेट किया जाता है, जबकि जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी होता है वो पर कैपिटा जो कैलोरी इनटेक है, ठीक है, या मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन उसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, ठीक है। जैसे कि 2400 कैलोरी अगर जो है किसी कंट्री ने फिक्स की है तो उसको क्या वो मिल रहा है, अगर नहीं मिल रहा तो वो पॉवर्टी के जो है वो इसमें आएगा, ठीक है। तो रिलेटिव जो है वो नेशनल इनकम से रिलेटेड होता है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो होता है वो कैलोरी या मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन के अकॉर्डिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का क्या असर पड़ा था। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन इज कंसिडर्ड टू बी सेमिनल इवेंट इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। इट सिग्नल्ड द एंड ऑफ द मेडिवल वर्ल्ड ऑफ हिरार्की। जो फ्रांसीसी क्रांति है उसको विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना माना जाता है, और यह हिरार्की यानी कि जो पदानुक्रम है उसकी जो है वो मध्यकालीन दुनिया में जो है वो उसका अंत का संकेत देता है। तो सेकंड पॉइंट है इसका कि जो गवर्नमेंट जो है वो बनी थी इस क्रांति के बाद,
took the responsibility of passing laws that would translate the idea of liberty and equality into everyday life. तो इन्होंने जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, यानी कि जिम्मेदारी ली कि वो ऐसे कानून जो है वो पास करेंगे जो कि वहाँ के लोगों को जो है वो स्वतंत्रता दे, बराबरी दे, जिसे वो रोज जी सकेंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट है कि अ मेजर रिजल्ट वाज द एबोलिशन ऑफ द प्रिविलेजेस दैट एग्जिस्टेड अंडर द ओल्ड रिजीम। तो यहाँ इसका सबसे बड़ा रिजल्ट जो है वो क्या निकला कि जो पुराने शासक थे, ठीक है, जो पुराने राजा महाराजा थे, उन्होंने जो भी जो विशेष अधिकार दिए थे उनको जो है वो खत्म कर दिया गया था। नेक्स्ट है द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन इंश्योर्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू ऑल द सिटीजन। तो यहाँ पे जो है वो कुछ अधिकार दे दिए गए थे उनके सिटीजन्स को, उनके नागरिकों को। कौन कौन से दिए गए थे कि उनको बोलने का अधिकार है, खुद को एक्सप्रेस, ठीक है, खुद को जो है वो दूसरों के सामने अभिव्यक्त जो है वो कर सके, उसका अधिकार दे दिया गया था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन गेव द टर्म नेशन इट्स मॉडर्न मीनिंग। तो उन फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है उसकी वजह से जो नेशन वर्ड है उसको एक नया जो है वो अर्थ मिल गया था। द कंसेप्ट ऑफ सोवरेनिटी डेवलप्ड विच मीन्स दैट द पीपल कॉन्स्टिट्यूइंग द नेशन आर द सोर्स ऑफ ऑल पावर एंड अथॉरिटी। तो यहाँ पर जो है सोवरेनिटी का जो है वो कंसेप्ट डेवलप हुआ था, जिसका मतलब था कि जो भी लोग नेशन के हैं, ठीक है, वो जो है वो वहाँ का पावर है, वहाँ की अथॉरिटी है। नेक्स्ट है इट एंडेड द डोमिनेटेड पावर ऑफ नोबल्स एंड प्रीस्ट, यानी कि इसने रईसों और पुजारियों की जो वर्चस्व वाली शक्तियां हैं उसको भी समाप्त कर दिया था। एट्थ पॉइंट है मिडिल क्लासेस, विमेन, पीजेंट्स एंड द वर्कर बिगेन टू एक्टिवली शेप द वर्ल्ड अराउंड देम। तो जो मिडिल क्लास लोग थे, औरतें थी, किसान थे, जो वर्कर्स थे, उन्होंने जो है वो अपने अकॉर्डिंग जो है वो मतलब कि अपनी दुनिया बनाना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ वुमेन ऑफ द थर्ड एस्टेट बिफोर 1789 एडी। तो 1789 एडी से पहले जो है वो वुमेन की कंडीशन जो है वो कैसी थी। मोस्ट ऑफ द वुमेन इन थर्ड एस्टेट वर्कड फॉर देयर लिविंग एज फ्लावर सेलर। तो ज्यादातर औरतें जो है वो फूल बेचा करती थी, फ्रूट एंड वेजिटेबल वेंडर्स, ठीक है, मतलब कि फ्रूट और वेजिटेबल बेचती थी, सिलाइयाँ करती थी, और या फिर जो है वो घर में जो है वो नौकरानी बनकर जो है वो काम करती थी, अमीरों के घर में या जो भी समृद्ध लोग थे उनके घर में। दे वर्कड अलोंग विद मैन, वो मैन के साथ, आदमियों के साथ काम करती थी। दे वर पेड लेस देन द मैन, उनको आदमियों से कम पैसे मिलते थे। वर्किंग वुमेन ऑल्सो हैड टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हाउस। तो जो काम करने वाली औरतें होती थी उनको घर की जिम्मेदारी भी लेनी पड़ती थी। दे डू नॉट हैव एनी एक्सेस टू एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग, उनके पास एजुकेशन या जॉब ट्रेनिंग की पहुंच नहीं होती थी, ठीक है, उनको एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग जो है वो नहीं मिल पाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन इन ब्रीफ द सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन इलेक्ट्रल सिस्टम। तो इंडियन इलेक्ट्रल सिस्टम का जो मेन फीचर्स है उसके बारे में बताना है। तो जनरल इलेक्शन इज हेल्ड ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज। एडल्ट सफरेज के अकॉर्डिंग जो है वो किया जाता है, ठीक है, यानी कि जो बंदा जो है वो हर कंट्री का अलग अलग होता है। हमारे इंडिया में जो है ये 18+ है, ठीक है, तो 18 या 18+ से जो जितने भी ऊपर के होंगे लोग वो सब जो है वो वोट कर सकते हैं, ठीक है। तो इंडिया का बोला है तो हम लोग ये बता सकते हैं कि जो वयस्क मताधिकार है, ठीक है, the election is held on the basis of regional representation. The whole country is divided into equal constituencies. तो पूरी कंट्री जो है वो equal constituencies में डिवाइड कर दी जाती है। One candidate is elected from one constituency, और हर एक कैंडिडेट जो होता है एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से ही सेलेक्ट किया जाता है। इन ऑर्डर टू विन द इलेक्शन वन हैज टू गेट सिंपल मेजोरिटी। अब इलेक्शन में जीतने के लिए उसे मेजोरिटी यानी ज्यादा से ज्यादा वोट चाहिए, ठीक है। द डायरेक्ट इलेक्शन मेथड इज अप्लाइड इन द इलेक्शन ऑफ लोकसभा। लोकसभा में जो है वो डायरेक्ट इलेक्शन मेथड होता है, यानी कि हम लोग डायरेक्ट चुनते हैं, जबकि स्टेट, ठीक है, तो कहाँ कहाँ पर, लोकसभा में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में और लोकल बॉडीज में, ठीक है। जबकि राज्यसभा या और जो दूसरे स्टेट के लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं वहां पर इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू जो है वो चुना जाता है। नेक्स्ट है देयर इज अ प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन फॉर द पीपल ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। तो इलेक्ट्रोल सिस्टम के अंदर क्या होता है, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लोगों के लिए जो है वो रिजर्वेशन होता है। प्रेसिडेंट जो होता है उनके पास राइट होता है कि वो राज्यसभा में मेंबर्स को नॉमिनेट कर सके, ठीक है। सेक्शन डी, इसमें आप ये जो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि आपको जो पैराग्राफ दिया गया है उसी में से आपने आंसर्स जो है वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपको गिवन है विच वुड वाज यूज्ड फॉर बिल्डिंग शिप्स इन यूरोप एंड इंडिया। यूरोप और इंडिया में शिप्स बनाने के लिए कौन सी लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता था। तो शिप्स वर मेड ऑफ ओक ट्री इन यूरोप। यूरोप में ओक ट्री का इस्तेमाल किया जाता था, जबकि इंडिया में जो है वो टीक वुड का इस्तेमाल किया जाता था।
विच वुडन शिप वॉज स्ट्रॉन्गर, कौन सा वुडन जो है शिप वो ज्यादा मजबूत माना जाता था, तो टीक वुड का शिप, ठीक है। What did the Britishers establish monopoly over in India? इंडिया पर उसने किस चीज पर एकाधिकार जो है ब्रिटिशर्स ने कर लिया था, तो उन्होंने टीक फॉरेस्ट पर एकाधिकार कर लिया था। सेक्शन ई है मैप पॉइंटिंग, जिसमें से आपने सिर्फ जो है वो 5 प्लेसेस जो है वो शो करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं रेनफॉल मैप, ठीक है, कि 50 से 100 सेंटीमीटर बारिश जो है वो कहाँ पर होती है, तो वो है हमारा पंजाब और हरियाणा, ठीक है। मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल, 200 सेंटीमीटर से ज्यादा कहाँ बारिश होती है, तो वो है असम। नेक्स्ट है हमारा काजीरंगा नेशनल पार्क, जो है वो कहाँ पर है, तो वो यहाँ पर है, ठीक है आपका। और जो डेजर्ट वेजिटेशन है वो आपका राजस्थान में है। नेक्स्ट है मोस्ट पॉपुलस स्टेट, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला स्टेट जो है वो कौन सा है, वो बिहार है, ठीक है, वो इधर पड़ेगा आपका। और यूनियन टेरिटरी बतानी है आपने जो कि लोवेस्ट पॉपुलेशन है, जिसकी यानी कि सबसे कम पॉपुलेशन है, तो वो है लक्षद्वीप। आई होप ये सारा मॉडल टेस्ट पेपर आपको क्लियर हो गया होगा। इनकेस कोई भी डाउट है आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।